हेलो एवरीवन, आई एम प्राची। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था अप टू सेक्शन 54, जिसमें हम लोग देख रहे थे रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग टॉपिक कवर कर रहे थे जिसमें रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस का परफॉर्मेंस था। आज के टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं सेक्शन 55 के बारे में, विच सेज इफेक्ट ऑफ फेल्योर टू परफॉर्म एट फिक्स्ड टाइम इन कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज इसेंशियल। मीन्स अगर फेल्योर हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस में जिसमें टाइम फिक्स है, हमने कहा था कि आपको इसी समय तक ला करके हमारे पास ये सामान पहुंचाना है। अगर टाइम फिक्स में, जैसे हमारे घर शादी पड़ी है भाई, अब किसी घर शादी पड़ी है, बर्थडे पार्टी है, कुछ भी है, कोई अकेजन पड़ा है, हमने केटरिंग वाले को कह रखा था कि भाई आपको सुबह 8 बजे से आ जाना है और बहुत सारे काम करने हैं, खाना बनाना है और वगैरह वगैरह, और अप टू ये चलेगी मेरी जो पार्टी है पूरी दोपहर के 2:30-3 बजे तक चलेगी हमारी पार्टी, ठीक है। ऐसा हमने केटरिंग वाले से कह रखा था। अब जो है वो जो हमारा केटरिंग वाला है वो वहां से आते हैं दोपहर के 1 बजे। अब जब कोई दोपहर के 1 बजे आता है, टाइम जो था वो सुबह 8 बजे का था हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग केटरिंग वाले से, और वो आते हैं दोपहर के 1 बजे। तो इस तरह का अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का टाइमिंग फिक्स है और उसके बाद कोई लेट करता है परफॉर्मेंस में कॉन्ट्रैक्ट के, तब क्या किया जाएगा? अब तो इसकी शादी बर्बाद भाई, इन्होंने केटरिंग वाले को फिक्स करके रखा था। तो क्या किया जाएगा इस तरह के परफॉर्मेंस में? यही सेक्शन 55 बात करता है। When a party to a contract promises to do a certain thing at or before a specified time, जैसे कि आपको 2:30 बजे से पहले आना है, इस तरह का अगर बात की गई हो, यानी बिफोर अ स्पेसिफाइड टाइम, कोई टाइम दे दिया गया और उसको बोल दिया गया कि इस टाइम से पहले आना है, या एट अ टाइम किसी काम को इसी टाइम पे करना है आपको आकर के, इस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, प्रॉमिस किया गया है। सर्टेन थिंग्स एट और बिफोर स्पेसिफाइड टाइम्स एंड फेल्स टू डू एनी सच थिंग एट और बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम, और जो सामने वाला व्यक्ति है वो क्या करता है, फेल हो जाता है उसको कंप्लीट करने में, उस प्रॉमिस को कंप्लीट करने में। कोई भी रीजन हो सकता है उसका जिसकी वजह से वो फेल हो गया। यहाँ तो भाई हमारा नुकसान हुआ, शादी का या बर्थडे पार्टी का। The contract or so much of it as has not been performed becomes voidable at the option of the promisee। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड नहीं हो रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि इन सेक्शन 55, अगर सेक्शन भी नहीं पूछा, डायरेक्ट ये वर्डिंग्स जो हैं, ये बेयर एक्ट के वर्डिंग्स उन्होंने लिख लिया क्वेश्चन में और ऑप्शन में दे दिया वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड या नन ऑफ एबव, इस तरह का अगर क्वेश्चन आ गया तो ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें कंफ्यूजन पैदा करती हैं। क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे टॉपिक अभी तक कवर कर रखा है जिसमें वॉइड है, वॉइडेबल है, वैलिड है, अवॉइडेबल ऑन द ऑप्शन ऑफ पार्टी है, वॉइड एब इनिशियो है। तो बहुत सारे टॉपिक्स में हम लोगों ने ऐसा देख रखा है, तो अब ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे ऑल मैटर्स इज अबाउट योर मेमोरी पावर, कि आप कितना ज़्यादा याद करते हैं, कितना प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप जो हम लेक्चर ले रहे हैं आपका, इसे ही 2 से 3 बार अगर आप सुन ले तो ये इजीली मेमोराइज हो जाएगा फिर। अब भले पहली बार अगर आप 1x पे सुन रहे हैं लेक्चर को, तो बाद में आप 1.5 पे या फिर उससे ज़्यादा पे सुन सकते हैं, ताकि फास्ट रिवीजन के लिए इसी लेक्चर को। तो ये क्या होगा इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट? इस तरह कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल। किसके ऑप्शन पे? पार्टीज के ऑप्शन पर। पार्टी अगर चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकती है। अब ये कह सकती है कि अगर इन लोगों ने ऐसा करके रखा होगा कि हमारे घर में जो भी केटरिंग का काम होगा वो आप ही को करना है, जो भी होगा इन फ्यूचर, पहले, अब, जो भी है वो सारा आप ही करते हुए आए हैं और आगे आप ही करते रहेंगे। ऐसा इन लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब इस तरह का अगर इसने हरकत किया कि 8 बजे आना था, वो दोपहर के 1 बजे आता है, सुबह 8 बजे आना था और दोपहर के 1 बजे आता है, तो अगर इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट का रिस्पॉन्स दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल किया जा सकता है, अगर जो पार्टी चाहे उसके ऑप्शन पर।
पार्टी जो चाहे उसके ऑप्शन पर इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल किया जा सकता है ऑन द ऑप्शन ऑफ द प्रोमिसी। अगर प्रोमिसर जो है वो फुलफिल नहीं कर पाया तो प्रोमिसी के ऑप्शन पे इसे वॉइडेबल किया जाएगा। इफ द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज वाज दैट द टाइम शुड बी ऑफ द इसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या था, इस कॉन्ट्रैक्ट का इसेंस क्या था, यही कि आपको टाइम पर आना है, यही तो इसेंस था इस कॉन्ट्रैक्ट का। तो इस तरह का अगर कोई का कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर पाता है तो उसे वॉइडेबल किया जा सकता है। सेक्शन 55 में हम लोगों को तीन टॉपिक्स को लेते हुए चलना है। सेक्शन 55 का जो पहला टॉपिक है वो कह रहा है कि टाइम वहां पे फिक्स है, और वो जो फिक्स टाइम है ना वो इसेंस है उस कॉन्ट्रैक्ट का। मींस जो वैल्यू है उस कॉन्ट्रैक्ट की वो टाइम पे काम करने की ही है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर दिया जाएगा प्रोमिसी के ऑप्शन पर। सेकेंड इज इफेक्ट ऑफ सच फेल्योर व्हेन टाइम इज नॉट इसेंशियल। अब यहाँ पे इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी टाइम के बारे में नहीं मेंशन किया गया है और टाइम को इसेंशियल भी नहीं माना गया है। सेकेंड इस तरह की बात करता है, पहला फिक्स टाइम की बात कर रहा है जहां पे टाइम इसेंशियल है। सेकेंड फिक्स टाइम भी नहीं है और टाइम इसेंशियल भी नहीं है, यहाँ पर टाइम का होना या ना होना मैटर नहीं कर रहा है इन सेकेंड टॉपिक। तो इसमें क्या होगा, इफ इट if it was not the intention of the parties that time should be of the essence of the contract not become voidable by the failure to do such thing at or before the specified time। तो इसमें जो प्रोमिसी के पास ये राइट नहीं आएगा कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करा सके, बिकॉज आपने पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं किया, कोई भी जो प्रॉमिस किया उसमें कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं किया कि आपको इसी स्पेसिफाइड टाइम पे इसी फिक्स टाइम पे ये काम को करना है, तो वर्डेबल नहीं करा सकता वो। और उसका एज सच इसेंस भी नहीं था, उसका उस टाइम पे करना या ना करने का कोई इसेंस भी नहीं था। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को क्या कह दिया जाएगा, वॉइडेबल नहीं किया जाएगा पार्टीज के ऑप्शन पर। बट द promisee is entitled to compensation from the promisor for any loss occasioned to him by such failure। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अगर कोई लॉस उसकी वजह से प्रोमिसी सफर करता है तो उसके लिए वो कंपेंसेशन के लिए क्लेम कर सकता है प्रोमिसर से। अब ये लॉस कैसे सफर करेगा वो व्यक्ति, जैसे कि हमने पहले भी इसका एग्जाम्पल दे रखा है। अगर यहाँ पे टोमेटो की सप्लाई करनी है, टमाटर की सप्लाई करनी है या कोई सब्जियों की सप्लाई करनी है, सब्जियों की जो सप्लाई है वो, अब यहाँ पे टाइम तो स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, टाइम स्पेसिफाइड नहीं किया गया, आपको ये कह दिया गया था कि कल आपको लेके आना था सब्जी। लेकिन अब ये जो व्यक्ति है वो सुबह नहीं पहुंचाता है, वो रात के अगले दिन 12 बजे लेके जाता है और कहता है हमने तो कल के टाइम में लेके आया सारा सामान। लेकिन गर्मी की वजह से जो टमाटर या सब्जियां थी वो सारी खराब हो गई, सड़ गई। अब जो इसका लॉस हुआ है प्रोमिसी का, ये कौन भरेगा, ये तो प्रोमिसर को ही भरना पड़ेगा ना, क्योंकि कंपेंसेशन प्रोमिसर क्लेम करेगा, क्योंकि यहाँ पे गलती किसकी थी, प्रोमिसर की गलती की वजह से। स्पेसिफाइड टाइम नहीं था लेकिन आपके कोई भी काम को समय पर ना करने की वजह से लॉस हुआ सामने वाले का, अब उस लॉस का कंपेंसेशन भरना पड़ेगा प्रोमिसी को। बस यही कह रहा है इसका पार्ट 2 सेक्शन 55 का। पहला जिसमें टाइम फिक्स था, याद रखिएगा 55 में जो पहला है इसमें टाइम फिक्स था, जिसमें अगर फेल्योर होता है उस पे परफॉर्म करने में, उस समय पे परफॉर्म करने में, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल किया जा सकता है। सेकेंड वाले टॉपिक में टाइम फिक्स नहीं था, इसेंशियल भी नहीं था। तो जब टाइम फिक्स नहीं था उसका और वो इतना इसेंशियल भी नहीं था टाइम, तो पार्टी तो उसे वॉइडेबल नहीं करा सकता, प्रोमिस उसे वॉइडेबल तो नहीं करा सकता। लेकिन हाँ, आपके टाइम पर नॉन परफॉर्मेंस की वजह से, आपने टाइम पर परफॉर्म नहीं किया, इसकी वजह से जो उसे लॉस सफर करना पड़ा उसका कंपेंसेशन वो जरूर ले सकता है। Third point is effect of acceptance of performance at time other than that agreed upon। अब ये बात कर रहा है if in case of a contract voidable on account of the promiser's failure to perform his promise at the time agreed।
The promisee accepts performance of such promise at any time other than that agreed. The promisee can't claim compensation for any loss occasioned by the non-performance of the promise at the time agreed, unless at the time of such acceptance he gives notice to the promiser of his accept intention to do so. ये कह रहा है, अगर प्रोमिसर और प्रोमिसी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी के बीच में एक प्रॉमिस किया गया था कि आपको हमारे घर पे ये केटरिंग का काम इन फ्यूचर जब भी होगा, कोई भी ओकेजन होगा, तो हम तो आप ही को बुलाएंगे, आप सारे केटरिंग का काम करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा। लेकिन in case of contract voidable on account of promiser's failure to perform his promise at the time agreed। अब यहाँ पे जो प्रोमिसर था, एज यूजुअल जैसे फर्स्ट केस में उसने किया था कि वो अपना परफॉर्मेंस, इनके घर में शादी पड़ी और इन्होंने परफॉर्म नहीं कर पाया, इनके घर पे शादी पड़ी थी और इन्होंने अपना केटरिंग का काम टाइम पर आकर के परफॉर्म नहीं कर पाया, हो गया जो होना था, अब लॉस हो गया इनका। लेकिन the promisee accepts performance of such promise at any time other than that agreed। अब प्रोमिसी जो थे वो इतने अच्छे आदमी थे कि उस समय वो खुद ही खाना बना लिए भाई। केट अगर केटरर नहीं आए तो वो खुद ही खाना बना लिए और केटरर को बोल दिए ठीक है भाई, तुम एक बार नहीं आए तो कोई बात नहीं, तुम अगली बार आ जाना, तुम अगली बार जरूर आ जाना। अगर इतना भाई इतना अच्छा क्रिएटर होगा तभी तो ये प्रॉमिस इतना बड़ा उसको लिबरेशन दे रहा है कि इस बार नहीं तो चलो अगली बार। अब यहाँ पे क्या दे दिया, नॉन परफॉर्मेंस के बाद भी अगली बार का चांस दे दिया। द प्रोमिसी कांट क्लेम कंपनसेशन फॉर एनी लॉस occasioned by the non performance of the promise at the time agreed unless। तो अब यहाँ पे अगर इन्होंने सेकेंड चांस दे दिया है इनको, तो फिर कंपनसेशन किस बात का, कंपनसेशन क्लेम नहीं करेगा, क्लेम नहीं कर सकता प्रोमिसी। एट द टाइम ऑफ सच एक्सेप्टेंस ही गिव्स नोटिस टू द प्रोमिसर फॉर ऑफ हिज इंटेंशन टू डू सो। और इनके जो नॉन परफॉर्मेंस की वजह से इनको लॉस हुआ, इसका कंपनसेशन नहीं क्लेम किया, और जो ये आगे उसे एक चांस दे रहे हैं, प्रोमिसर को आगे एक चांस दे रहा है कि चलिए इस बार नहीं परफॉर्म कर पाए हैं तो आप अगली बार परफॉर्म कर दीजिएगा, तो इसका एक नोटिस भी दे रहा है प्रोमिसी। ये कह रहा था इसका थर्ड वाला पॉइंट। तो हम लोगों ने इसके 55 के 3 पॉइंट्स को कवर किया। फिक्स टाइम पे काम करना, टाइम जहाँ पे इंसेंशियल नहीं था वहां पे अगर फेल्योर हो जाता है तो, एंड थर्ड इज अगर टाइम पर परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है उसके बाद भी अगर आप उसे सेकेंड चांस दे रहे हैं तो आप कंपनसेशन के लिए क्लेम नहीं कर पाएंगे। ये था सेक्शन 55 तक। आई होप आपको सेक्शन 55 अच्छे से क्लियर हो गया हो। आफ्टर सेक्शन 55 हम लोग देखेंगे सेक्शन 57 को। 57 को कवर करने के बाद हम लोग 56 पर जाएंगे। 57 says reciprocal promise to do things legal and also other things illegal, where person reciprocally promise firstly to do certain things which are legal and secondly under specified circumstances to do certain other things which are illegal। the first set of promises is a contract but second is void agreement। जैसे सेक्शन 57 ये कह रहा है ए और बी ये दो भाई पार्टीज थी, इन लोगों के बीच में एक प्रॉमिस होता है, इन दोनों के बीच में एक प्रॉमिस होता है किसी काम को लेकर के कि आप कोई काम करेंगे। तो ए जो है वो दो बातें कहता है, ए दो बातें कहता है, एक बात ये कहा इसने और दूसरा बात ये कहा इसने, दो बातें कहा। अब इन जो दो बातों में एक बात जो है, ये जो पहली बात इसने कही ए ने वो लीगल थी और जो दूसरी बात कही इसने वो इलीगल थी। ये जो दूसरी बात कही इसने वो इलीगल थी। अब जो ये दूसरी बात है ये वॉइड हो जाएगा, ये वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा और जो पहली बात है उसे एक कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा, उसका परफॉर्मेंस कर दिया जा सकता है, लेकिन जो दूसरी बात है उसे वॉइड कर दिया जाएगा। मीन्स अगर इसने एक इतनी बड़ी बात कही है
तो एक पार्ट जो है उसका लीगल है, दूसरा पार्ट जो है उसका इल्लीगल है। तो जो इल्लीगल वाला पार्ट है वो अपने आप वॉइड हो जाएगा, जैसा कि कभी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था। और जो पहला वाला पार्ट है, जो लीगल पार्ट है, इट मे बी अ सेकंड पार्ट, इट मे बी अ सेकंड पार्ट, इट मे बी अ फर्स्ट पार्ट, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पार्ट हो सकता है। ये मैटर नहीं करता कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है। बात यहाँ जो दो पार्ट्स में कहा गया है, कॉन्ट्रैक्ट को किया गया है, एक को जो कि वो इलीगल है, एक जो है वो लीगल है। तो जो लीगल वाला पार्ट है उसे कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, माना जा सकता है, उसे परफॉर्मेंस हो सकता है। लेकिन जो इलीगल वाला पार्ट है उसे वॉइड किया जा सकता है। ठीक है, वॉइड ही किया जाएगा, नॉट किया जा सकता है, उसे वॉइड ही किया जाएगा। जैसे कि ए जो है वो बी से कहता है कि भाई तुम रोज मेरे घर पे आया करोगे तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। अगर तुम रोज मेरे घर पे आओगे तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। तो यहाँ तक तो बात सही है कि तुम उसके घर पे जाओगे तो उसमें 10,000 रुपए देगा। लेकिन बाद में ये कहता है, उसके बाद 10 दिन के बाद हम लोग, जब तुम रोज मेरे घर पे आओगे 10 दिनों तक, तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। उसके बाद आफ्टर 10 डेज हम लोग कोई बॉर्डर क्रॉस करेंगे विदाउट वीजा, इलीगल तरीके से हम लोग बॉर्डर क्रॉस करेंगे। यहाँ पे दो बातें कहा उसने, अगर तुम मेरे घर पे रोज आओगे 10 दिन तक तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। दूसरा बात, अगर तुम आते हो 10 दिन तक, उसके बाद हम लोग एक बॉर्डर क्रॉस करेंगे, जो भी बॉर्डर हो, जो भी जहां का भी बॉर्डर हो, हम लोग बॉर्डर क्रॉस करेंगे विदाउट वीजा, इलीगल तरीके से, कुछ भी इलीगल तरीके से बॉर्डर को क्रॉस करेंगे विदाउट पासपोर्ट। अब तो इस तरीके का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें दो पार्ट हो गए, रोज घर पे आना और 10,000 रुपए देना। ये तो लीगल बात है भाई, इसमें तो कुछ भी इलीगल नहीं है कि तुम हमारे घर पे आओगे तो हम तुम्हें 10,000 रुपए देंगे। लेकिन जो सेकेंड पार्ट है, हम लोग बॉर्डर क्रॉस करेंगे, मैं तुम्हें इंडिया से बाहर ले जाऊंगा इलीगली, तो ये इलीगल पार्ट हो गया, ये वॉइड हो गया। इसका परफॉर्मेंस नहीं कराया जाएगा और इसका परफॉर्मेंस किया जा सकता है। तो ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया जाएगा, एक इलीगल पार्ट और एक लीगल पार्ट। ये समझ में आ गया होगा 57 भी आपको। इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। A and B agree that A shall sell B a house for rupees 10,000। अब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एग्रीमेंट हुआ कि हम तुम्हें 10,000 रुपए में घर बेच देंगे, बट दैट इफ बी यूजेज इट एज अ गैम्बलिंग हाउस। लेकिन तब जब तुम उस घर को एज अ गैम्बलिंग, वहां पे गैम्बलिंग करोगे, और गैम्बलिंग क्या है, इलीगल है, ही शैल पे ए 50,000 रुपी फॉर इट, और उसको पे करना होगा 50,000 रुपए। तो ये जो सेकेंड पार्ट हो गया, जो तुम्हें उसे पे करना है 50,000, और उस घर को कैसे यूज करोगे, गैम्बलिंग के जरिए यूज करोगे। तो ये सेकेंड पार्ट क्या हो गया, बी के द्वारा जो किया गया है, ये अपने आप खत्म हो जाएगा, ये वॉइड हो जाएगा। लेकिन जो ए का पार्ट है परफॉर्मेंस का, कि मैं तुम्हें घर बेचूंगा 10,000 रुपीज में, उसे परफॉर्म कराया जा सकता है, वो एज अ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जा सकता है। The first set of reciprocal promises, namely to sell a house and to pay 10,000 rupees, it is a contract। जो फर्स्ट सेट हो गया वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन जो सेकेंड सेट हो गया वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, दैट बी में यूज द हाउस एज अ गैम्बलिंग हाउस, और उसे उसका 50,000 रुपीज देना होगा। तो ये एक तरह से वॉइड एग्रीमेंट हो गया, ये वॉइड एग्रीमेंट ही हो गया, एक तरीके से नहीं। तो सेक्शन 57 भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 57 के बाद 58 क्या कहता है, अल्टरनेटिव प्रोमिसेस promise one branch being illegal in the case of an alternative promise one branch of which is legal and the other illegal, the legal branch alone can be enforced। तो ये भी कुछ 57 से मिलता जुलता ही है। तो 58 को जानने का तरीका क्या है, ये तो पहले अल्टरनेटिव प्रॉमिस की बात कह रहा है। अल्टरनेटिव प्रॉमिस मीन्स यहाँ पे एक से ज्यादा प्रॉमिस होंगे तभी तो उसे अल्टरनेट किया जा सकता है। अल्टरनेटिव प्रॉमिस की बात कर रहा है 58। वन ब्रांच बिंग इलीगल, जिसका एक जो ब्रांच है वो इलीगल है, एक जो, यानी कई सारे जो प्रोमिस किया जा रहा है, या तो ये या तो वो, या तो ये या तो वो, या लगा हुआ है, और या तो ये करो या तो वो करो। तो ये जो अल्टरनेटिव प्रॉमिस है, इसका जो एक ब्रांच है, या तो ये पहला वाला जो ब्रांच है, मान लेते हैं यहाँ पे भी ये इलीगल है, यहाँ पे ये पहला जो ब्रांच है वो इलीगल है।
In the case of alternative promise, one branch of which is legal and other is illegal. एक जो है वो इलीगल है, दूसरा लीगल है, दूसरा लीगल ब्रांच है। तो जो लीगल वाला होगा उसे इन्फोर्स कराया जाएगा, उसे कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, सेम एज 57। और जो दूसरा पार्ट है, इलीगल वाला पार्ट है, उसे इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, उसे नहीं कराया जाएगा इन्फोर्स, उसे वॉइड माना जाएगा, सेम एज सेक्शन 57। इसे वॉइड माना जाएगा क्योंकि ये इलीगल पार्ट है और ये लीगल पार्ट है, इस लीगल पार्ट को इन्फोर्स कराया जाएगा, यही कह रहा है 58। लेकिन 57 से ये डिफर कैसे कर रहा है? 57 में हम लोगों ने देखा था यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो रहा है। किस तरीके का रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो रहा है? एक जो पार्ट है वो लीगल है और वो दूसरा पार्ट इलीगल है। यहाँ पे और वाला सिचुएशन नहीं है, लेकिन अल्टरनेट में 58 में और वाला सिचुएशन पैदा हो रहा है, या तो ये करो या तो वो करो, यहाँ पे और वाला सिचुएशन पैदा हो रहा है। तो ये 57 से इस तरह से डिफर हो रहा है, चीजें सेम कही गई हैं, 57 की जैसा ही बिल्कुल 58 है। तो 57 को अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो 57 और 58 दोनों साथ में लिखना बनता है। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए एंड बी अग्रीज दैट ए शैल पे बी ₹1000। ए जो है वो बी को 1000 रुपए देगा। एक और बीच की बी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, प्रॉमिस होता है कि मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। फॉर बी शैल आफ्टरवर्ड डिलीवर टू ए आइदर राइस और स्मगल्ड ओपियम। तो ये तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस तो है कि मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा और तुम्हें मुझे सामान ला के देना है, लेकिन कैसा सामान, किस तरीके का सामान? तो यहाँ पे अल्टरनेट बात की जा रही है। कौन से दो बातों की बात की जा रही है? या तो राइस या तो स्मगल्ड ओपियम। स्मगल्ड ओपियम ये तो ऑब्वियसली इलीगल है। या तो राइस मुझे दो 1000 रुपए में, या तो स्मगल्ड ओपियम दो। ये दो तरह की अल्टरनेटिव बात हो गई। तो दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर अ राइस। तो राइस तक तो बात अच्छी है, ठीक है, राइस तो कोई ऐसी खराब चीज है नहीं, ऐसा इलीगल चीज है नहीं, तो तुम हाँ दे सकते हो 1000 रुपए में राइस को। एंड वॉइड एग्रीमेंट एज टू बी टू द ओपियम। लेकिन ये जो ओपियम वाली बात है ये हो जाएगा वॉइड, भले ही वो और के सिचुएशन में किया गया है। सेक्शन 57 और 58 आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 56 पर। सेक्शन 56 कहता है, जो सेक्शन 56 है ये बात करता है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। वो एग्रीमेंट जिसमें ऐसा काम हो जो कि इम्पॉसिबल हो। इम्पॉसिबल एक्ट को करने के लिए कोई एग्रीमेंट किया गया है तो एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड। अगर कोई भी एग्रीमेंट ऐसा किया जाता है जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि हो नहीं सकता, जो कि इलीगल है, वो वॉइड ही होगा। ऑब्वियसली वो वॉइड ही होगा क्योंकि वो तो इम्पॉसिबल है। जैसे कि नॉर्मली आज के समय में ये आपस में जो फ्रेंड्स हैं वो ये इस तरह का वादा कर देते हैं कि भाई मैं तो तुम्हारे लिए, अगर तुम मुझसे शादी कर लेते हो या कर लेती हो, तो ये जनरली लड़के ही करते हैं ऐसा कि अगर तुम मुझसे शादी कर लेती हो तो मैं तुम्हारे लिए चांद तारे फलक से तोड़ के लेके आऊंगा। तो जो चांद तारे तोड़ के लेके आना है ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर किया जाता है तो वो वॉइड ही होगा, उसे वॉइड माना जाएगा। वॉइड मीन्स ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कोई भी एक्ट, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो कि कभी हुआ ही नहीं। कोर्ट ये मान के चलेगा ऐसा वो जो एग्रीमेंट है वो कभी किया ही नहीं गया था, उसे ही कहते हैं वॉइड। हमने इसको बार बार आपको बताया है, तो इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वॉइड और वॉइडेबल में क्या डिफरेंस होता है। Contract to do an act afterward becoming impossible or unlawful means कॉन्ट्रैक्ट जब हमने किया उस समय तो बात सही थी, सब कुछ सही था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से जो वो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस है ना वो करना इम्पॉसिबल हो जाता है, वो अनलॉफुल हो जाता है। तो क्या होगा? मीन्स जैसे कि हम लोगों ने देख रखा होगा लॉकडाउन पीरियड में, लॉकडाउन पीरियड में मान लेते लॉकडाउन के ये शायद सिचुएशन लॉकडाउन के पहले या लॉकडाउन के बाद का ही था जो 2000 रुपए का नोट बंद हो गया था।
मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली। तो ये 2000 रुपए का नोट बंद हो गया था। अब इस 2000 के नोट के बंद होने से पहले, मोदी जी के घोषणा करने से पहले क्या था कि हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, ए और बी, ये दो पार्टीज थी। इन दो पार्टीज ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि हम लोग का जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो केवल 2000 के नोट में ही होगा, क्योंकि वो इजी टू कैरी होगा। क्योंकि 2000 के नोट आप छोटे से बक्से में भी भर के ले जा सकते हैं, ज्यादा अमाउंट चला जाएगा, तो बहुत इजी टू कैरी होगा। तो हम लोग का जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो 2000 के नोट से ही होगा। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट ए और बी ने करके रखा था। यहां तक तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था। लेकिन जिस दिन से ये 2000 का नोट बंद हुआ, उस दिन से इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वो तो इम्पॉसिबल हो गया। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तब वो वैलिड था। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कुछ समय बाद जब भी कुछ समय तक परफॉर्मेंस हुआ, या हो सकता है परफॉर्मेंस ही नहीं हो पाया, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया। ऐसा हो गया कि वो इम्पॉसिबल हो गया उसका ट्रांजेक्शन करना, क्योंकि अब इसका ट्रांजेक्शन तो हो नहीं सकता 2000 के नोट का। तो ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो इम्पॉसिबल इवेंट जिस समय हुआ उसी समय ये वॉइड हो जाएगा। जैसे इसका एक और एग्जांपल देते हैं कि ए और बी ने ये कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था कि हम लोग कल चला जाएगा एक ट्रिप पे, कल हम लोग चला जाएगा एक ट्रिप पर, और वो जो ट्रिप है वो हम दोनों साथ में चला जाएगा और कल ही चला जाएगा। इस तरह का इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। लेकिन अगले दिन क्या हो गया, लग गया लॉकडाउन। अब कौन सा ट्रिप, कौन सी ट्रेन, सब बंद। तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था, ये एक दिन पहले तक तो वैलिड था, एक दिन पहले तक तो लॉफुल था। लेकिन अगर एक दिन बाद भी इसका परफॉर्मेंस करने ये दोनों निकलेंगे तो भाई कहाँ जाएंगे, ये तो जेल में जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है। बस यही कह रहा है सेक्शन 50A6। लेकिन सेक्शन 56 का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, कंपेंसेशन फॉर लॉस थ्रू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट नोन टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। मीन्स कि कंपेंसेशन देना उस लॉस के लिए जिसकी वजह से नॉन परफॉर्मेंस हुआ है। लेकिन हमें एक बात बताइए, ये जो पहला सिचुएशन हम लोगों ने देखा, ये 2000 रुपए का जो नोट है वो बंद हो गया, तो इसमें पार्टीज का क्या गलती, इसमें तो पार्टीज की कोई गलती नहीं है जो 2000 रुपए का बंद हो गया नोट। तो इसमें तो कंपनसेशन की बात नहीं अप्लाई होती। लेकिन किन कंडीशन में कंपनसेशन की बात अप्लाई होगी, जहां पर ध्यान दीजिएगा, where one person has promised to do something which he knew or with reasonable diligence might have known, and which the promisee didn't know to be impossible or unlawful. Such promiser must make compensation to such promisee for any loss which such promisee sustained through the non-performance of the promise. यहाँ पे ये दूसरा सिचुएशन की बात कहता है। ये कहता है कि अगर प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बीच में इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉमिसर था, जो पार्टी थी उसमें से एक जो थी पार्टी, वो जान रहा था कि ये आने वाले कल में इसका परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, या वो जान सकता था कि इसका परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, और दूसरी पार्टी बिल्कुल ही अननोन थी। तो इस सिचुएशन में इस कॉन्ट्रैक्ट में करने से जो भी लॉस हुआ है सामने वाली पार्टी को, उसका भरपाई कौन करेगा, उसका भरपाई वही करेगा जिसे सब कुछ पता था फिर भी उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया और नॉन परफॉर्मेंस किया कॉन्ट्रैक्ट का। ये ही दो तरह की बात कह रहा है सेक्शन 56। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 56 में देखिए, हम आपको यहाँ पे लिख के बताते हैं सिचुएशन को। ये जो पहला सिचुएशन है ना, इसमें कह रहा है जो इम्पॉसिबिलिटी थी, वहां पे जो दोनों पार्टी अगर जान रही हैं, कि दोनों पार्टी अगर जानती हैं कि बोथ पार्टी नोन, इम्पॉसिबिलिटी के बारे में दोनों ही पार्टी जानती थी, उसके बाद भी उन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, पार्टीज दोनों जानती थी, उसके बाद भी उन दोनों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वॉइड होगा, क्योंकि बोथ पार्टी नोन, दोनों पार्टी जानती थी, और कोई भी कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जब दोनों पार्टी जान रहे हैं कि ये तो इम्पॉसिबल होने वाला है, उसके बाद भी उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, तो कहां से कंपेंसेशन की बात आएगी, कोई कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा। बट सेकेंड सिचुएशन इज, अब इसका जो सेकेंड सिचुएशन है,
यहाँ पे ये है, वेट फॉर अ मिनट, मैं इसे इरेज कर देती हूँ। हाँ, तो अपना जो सेकेंड सिचुएशन है, इसके अकॉर्डिंग इफ जो इम्पॉसिबिलिटी के बारे में, जो इम्पॉसिबिलिटी होने वाली है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इम्पॉसिबल होने वाला है, वो नॉट नोन बाय बोथ पार्टीज, वो दोनों ही पार्टीज के द्वारा को नहीं पता था कि ये इम्पॉसिबिलिटी होने वाली है। जब दोनों को ही नहीं पता था, तो ये तो फर्स्ट सिचुएशन में फॉल कर गया, ये फर्स्ट केस में फॉल कर गया। 56 का जो ये फर्स्ट पैरा है, इसके अंदर फॉल कर गया। तो इसमें अगर जब दोनों ही पार्टीज को नहीं पता था कि कोई कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल होने वाला है, तो ये भी वॉइड होगा और कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा इसके लिए। नो कंपनसेशन, क्योंकि दोनों ही पार्टीज को नहीं पता था, बोथ पार्टी वाज अननोन। इसके लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के दोनों ही पार्टी अननोन थी, बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। जैसे 2000 का नोट का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, लॉकडाउन का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। लेकिन ये जो थर्ड सिचुएशन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहता है इफ इम्पॉसिबिलिटी वॉज नोन बाय द प्रोमिसर ओनली, उसमें से जो एक पार्टी थी ना, वन पार्टी was known about, किस बारे में, इम्पॉसिबिलिटी के बारे में। जो इम्पॉसिबिलिटी होने वाली है उसके बारे में एक पार्टी को पता था, उसके बाद भी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो हम लोगों ने देखा वो तो वॉइड ही होगा, वो तो वॉइड होगा। लेकिन जो अदर पार्टी है कैन क्लेम, अदर पार्टी कैन क्लेम क्या, कंपेंसेशन। कंपनसेशन को अदर पार्टी क्लेम कर सकती है। एक पार्टी जो है उसको पता था, उसके बाद भी वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जो अदर पार्टी है उस कॉन्ट्रैक्ट को क्लेम कर सकती है। ये सेक्शन 56 कह रहा था, इन डिटेल हम लोगों ने देखा। इसके बाद इसका इलिस्ट्रेशन देखते हैं, ताकि और ये जो 56 है ना, ये क्लियर हो जाए। ए अग्रीज विथ बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। अब ए जो है वो बी के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में आता है कि हम लोग कुछ ट्रेजर जो है वो खोजेंगे, वो भी कैसे, मैजिक से। अब भाई जादू वगैरह से किसी सोने को, खजाने को खोज लेना, ये जादू वगैरह तो होता नहीं है, वो तो नहीं माना जाता। तो इस तरह का एग्रीमेंट जो भी होगा वो क्या होगा, वो तो वॉइड ही होगा, क्योंकि ये इम्पॉसिबल इवेंट था। सेकेंड कह रहा है ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर। ए और बी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम दोनों भाई शादी करेंगे। बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द मैरिज ए गोज मैड। अब जो टाइम फिक्स किया गया था मैरिज के लिए, इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि हम दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन शादी के एक दिन पहले ही भाई ए जो है वो पागल हो जाता है। अब अब तो भाई पागल के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता, ये तो हम लोगों ने पहले ही कर रखा है। अनसाउंड माइंड के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर किया जाएगा, अनसाउंड माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट तो क्या होगा, वॉइड होगा। बस वही सिचुएशन इसमें अप्लाई होगा। नेक्स्ट सी कहता है ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू मैरी बी। ए जो है वो बी के साथ शादी करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करता है। बी ऑलरेडी मैरिड टू सी, लेकिन जो बी था वो तो निकला फ्रॉड, उसने ऑलरेडी शादी कर रखा था सी से। एंड being forbidden by law to which he is subject to practice polygamy, और polygamy तो लॉ में मना है। according to law, according to Hindu Marriage Act, polygamy is prohibited, is forbidden. A must make compensation to B। अब इसके लिए ए जानता था, ए उसको पता था, पार्टी को पता था कि मैं शादीशुदा हूं, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको उसका कंपेंसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि उसने प्रॉमिस का परफॉर्मेंस नहीं किया। क्यों नहीं किया, इम्पॉसिबल प्रॉमिस का परफॉर्मेंस नहीं हुआ, वो भी जानते हुए। नेक्स्ट इज डी। डी कहता है ए कॉन्ट्रैक्ट टू टेक इन कार्गो फॉर बी एट फॉरेन पोर्ट। एज गवर्नमेंट आफ्टरवर्ड डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द कंट्री इन विच द पोर्ट इज सिचुएटेड। अब भाई कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम लोग इस कंट्री में ले जाएंगे, कोई कंट्री है भाई, मान लेते हैं चाइना ही है, पाकिस्तान ही है, चाइना का एग्जांपल लेते हैं। अब चाइना में कोई भी पोर्ट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, लेकिन अगले ही दिन उस कंट्री के चाइना में क्या हो गया, हमारा वॉर छिड़ गया। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वो तो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि वॉर के दौरान कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैसे इन्फोर्स कराया जा सकता है। वॉर के जिस कंट्री से हमारा वॉर चल रहा है, उस कंट्री से अगर हम कोई भी ट्रेड रिलेटेड
काम करते हैं तो वो तो प्रोहिबिटेड है। ऑलरेडी हम लोगों ने सेक्शंस में देख रखा है कॉन्ट्रैक्ट के। नेक्स्ट इज ई, अ कॉन्ट्रैक्ट टू act at a theater for 6 months in consideration of sum paid in advance by B. On several occasions, A is too ill to act. The contract to act on those occasions becomes void क्योंकि वो तो बीमार था। तो इसका इलस्ट्रेशन से ये टॉपिक आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई करता है जो कि इम्पॉसिबल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड होगा, क्योंकि वो इम्पॉसिबल है। इसके बाद इसके बारे में सेक्शन 56 के बारे में हम लोग और भी बहुत कुछ देखना है हम लोगों को, क्योंकि ये जो सेक्शन 56 है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पेपर में कहीं ना कहीं अब तक कम से कम 20-25 बार ये पूछा जा चुका है कहीं ना कहीं। तो जो सेक्शन 56 है ना, इसको जाना जाता है फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस सेक्शन से रिलेटेड है, या सेक्शन 56 को किस नाम से जाना जाता है, इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाता है, तो ये देख लीजिए फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति है ये कॉन्ट्रैक्ट का फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है। तो इससे रिलेट कर लीजिए इस बात को कि फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज रिलेटेड टू सेक्शन 56। सेक्शन 56 को इस नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ फोर्स मैज्योर। अब ये प्रिंसिपल ऑफ फोर्स मैज्योर जो है, ये भी सेक्शन 56 से रिलेटेड है। ये जो प्रिंसिपल है ये सेक्शन 56 से रिलेटेड है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार पूछ चुका है यूपी जुडिशरी और राजस्थान जुडिशरी में। एमसीक्यू ऑब्वियसली ये एमसीक्यूज में ही पूछा जाता है, प्री के क्वेश्चंस में ही पूछा जाता है। इसका मतलब होता है इवेंट, वो घटनाएं जो कि कुड ट्रिगर अ फोर्स मैज्योर क्लॉज, इंक्लूडिंग वॉर, जैसे वॉर का सिचुएशन पैदा हो गया, टेररिस्ट अटैक का सिचुएशन पैदा हो गया, पैंडेमिक आ गई, जैसे हम लोगों ने देखा कोविड-19 का पैंडेमिक आ गया, लॉकडाउन लग गया, नेचुरल डिजास्टर, कोई भी बाढ़ आ गई जिसकी वजह से किसी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, जैसे कि एक्ट ऑफ गॉड, कोई भी भूकंप आ गया, कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, फ्लड, अर्थक्वेक, हरिकेन्स, कुछ भी आ गया। तो ये क्या है, एक तरह से बाहरी फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। कैसे नहीं कराया जा सकता, हो सकता है कि इन सारे जो भी बाहरी फोर्सेस हैं, इसकी वजह से कोई भी डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है सब्जेक्ट मैटर का। इससे रिलेटेड केस है क्रेल वर्सेस हेनरी का। क्रेल वर्सेस हेनरी के केस में हेनरी रिफ्यूज टू पे द रिमेनिंग अमाउंट टू क्रेल बिकॉज द कोरोनेशन ऑफ किंग डिडंट टेक प्लेस, which was condition precedent to the contract and Henry was not liable to pay। क्योंकि जो किंग का कोरोनेशन था, कोरोनेशन मीन्स इनका एक तरह से शपथ ग्रहण समारोह टाइप, मीन्स कि इनको उस दिन किंग बनाया जाएगा, इनको इनका मुकुट पहनाया जाएगा, इनको शपथ दिलवाया जाएगा, ये होने वाला था और वो नहीं हुआ किसी वजह से, ये जो इवेंट था वो नहीं हुआ। तो जब इस इवेंट को ऑर्गेनाइज ही नहीं किया गया, तो फिर पैसा किस बात का मिलेगा, तो पैसा नहीं दिया जाएगा, सब्जेक्ट मैटर का डिस्ट्रक्शन हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्समेंट नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्टीज, अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि किसी पार्टी के पर्सनल क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करता है, इट इज डिस्चार्ज बाय द डेथ ऑफ फिजिकल और मेंटल इनकैपेबिलिटी ऑफ द पार्टी। तो अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी इसका एग्जांपल देख रखा है किसी की स्किल पर, जैसे पेंटिंग वाला हम लोगों ने एग्जांपल देखा था, यहाँ पे कोई पेंटिंग बनानी थी, अब ये तो कोई स्किल वाला पर्सन ही बना सकता है किसी की पेंटिंग, हर कोई तो बना नहीं सकता। और वो व्यक्ति जो है, जो स्किल्ड पर्सन है, उसकी डेथ हो जाती है, फिजिकल या मेंटल इनकैपेबिलिटी हो जाती है उस पर्सन को जो कि स्किल्ड था, तो कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कराया जा सकता, क्योंकि जो व्यक्ति है वो खुद इनकैपेबल हो गया है और कोई इस व्यक्ति को उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकता उस व्यक्ति के अलावा। तो हम लोगों ने देखा था ये जो सेक्शन 32 था ना, वो इंटरनल फोर्सेस के बारे में बात कर रहा था, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाता है। इंटरनल फोर्सेस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज होना, ये हम लोगों ने देखा था सेक्शन 32 में। लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के पॉइंट्स कोई नहीं बताएगा आपको। ये बहुत ही रिसर्च करने के बाद हमारी टीम ने इस पे खोज के लगाया है कि इंटरनल फोर्सेस
इंटरनल फोर्सेस से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अगर डिस्चार्ज हो रहा है, ये सेक्शन 32 में बताया गया है। और एक्सटर्नल फोर्सेस से, जैसा कि हम लोगों ने देखा, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो रहा है तो वो सेक्शन 56 में बताया गया है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक हम लोगों ने देखा क्या पैंडेमिक आ गया था, नेचुरल डिजास्टर हो गया, वार हो गया, फ्लड्स आ गए, कोई भी एक्ट ऑफ गॉड हो गया, जिसकी वजह से एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई हो गए और सब्जेक्ट मैटर का डिस्ट्रक्शन हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स या कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कराया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसका लैंडमार्क केस है सेक्शन 56 का। ये आपने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा केस लॉज नहीं देखे होंगे, ये शायद इसका पहला केस है जो कि लैंडमार्क केस है। सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनीराम बंगूर एंड कंपनी 1954 का केस है। तो इस केस में सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनीराम बंगूर एंड कंपनी की केस में, मुगनीराम एंड बंगूर एक कंपनी थी जो रिस्पोंडेंट रहती है, ओन्ड अ लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड इन कलकत्ता। बेसिकली ये कलकत्ता में की कहानी है। कलकत्ता में जो ये कंपनी है, इसके पास इसका काम रहता है कि वो लैंड एक्वायर करके किसी को देती थी, बाकी लोगों को, और उसमें या तो रेलवे ट्रैक बना करके या फिर घर बना करके रेजिडेंशियल पर्पसेस से ये देती थी, बेचती थी। तो ये जो मूरीराम एक कंपनी है, ये कंपनी ने ऐसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट किया था सत्यव्रत घोष के साथ कि हम आपको ये जो प्लॉट है, ये मेरा एक प्लॉट है, ये आपको हम देंगे। एग्रीमेंट हो जाता है और ये भी क्या कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम आपको दे देंगे। लेकिन उसी दौरान वर्ल्ड वॉर सेकेंड छिड़ जाता है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान ही, उसी बीच वर्ल्ड वॉर सेकेंड छिड़ने के बाद, अब ये जो कंपनी है वो कह देती है कि अब भाई यहाँ पे तो वर्ल्ड वॉर हो गया है, तो और हम गवर्नमेंट से लड़ नहीं सकते। जब हम गवर्नमेंट से लड़ नहीं सकते तो ये जो हम लोग के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो एग्रीमेंट था, वो तो अब इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि हमारे जो लैंड है वो एक्वायर कर लिया गया है वर्ल्ड वॉर के लिए। वर्ल्ड वॉर बेसिकली मिलिट्री पर्पजेस के लिए, यहाँ पे जो भी मिलिटेंट्स थे उनको रहने के लिए, यहाँ पर रहने के लिए जमीन को एक्वायर कर ली थी गवर्नमेंट ने। तो इस कंपनी ने कहा सत्यव्रत घोष से कि भाई अब तो लैंड तो हमारा चला गया, तो अब हम गवर्नमेंट से लड़ नहीं सकते, और वहां पे मिलिट्री ने एक्वायर कर लिया है, और हम अब इस कॉन्ट्रैक्ट को, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इम्पॉसिबल हो गया, इससे परफॉर्मेंस नहीं हो सकता इस कॉन्ट्रैक्ट का। अब जब इम्पॉसिबल हो गया तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कैंसिल करते हैं, वॉइड हो गया ये, इस तरीके का बात कह दी कंपनी। अब भाई जाते हैं वो कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पर लॉ जो प्रिंसिपल है फ्रस्ट्रेशन का, जो कि इंग्लिश लॉ से लिया गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, वो इस केस पे अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई इस केस पर अप्लाई? इस केस पर अप्लाई इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो ये एक्वायर किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा मिलिट्री पर्पजेस के लिए लैंड, वो किस नेचर का था? ये तो टेम्पररी नेचर का था, ये तो परमानेंट नेचर का था ही नहीं। जब ये टेम्पररी नेचर का है तो बाद में तो इसका परफॉर्मेंस हो सकता है, और यहाँ पे तो कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। जब टाइम लिमिट नहीं है, बाद में इसका परफॉर्मेंस हो सकता है, और ये जो एक्वायर किया गया है वो टेम्पररी पर्पजेस के लिए किया गया है, जब बाद में परफॉर्मेंस हो सकता है, तो ये इम्पॉसिबल कैसा? तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, इस केस पर अप्लाई नहीं किया गया था, क्योंकि ये इम्पॉसिबल इवेंट नहीं था। तो ये सत्यव्रत घोष वाला केस आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज अलोपी प्रसाद एंड सन्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960 का केस है। इसमें जो है वो सेक्शन 56 को इंटरप्रेट किया गया था, इसको समझाया गया था, इसके वर्ड्स को और इलोबरेट किया गया था, वेयर इट हेल्ड दैट अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, नो वन कैन टेक अ डिफेंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब तक कि, जैसे कि इसमें कहा गया, यहाँ पे इस केस में, सत्यव्रत घोष वाले केस में, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्पॉसिबल नहीं की हुआ था, ये टेम्पररी नेचर का इम्पॉसिबिलिटी हुई थी। तो जब तक कि वो अनलॉफुल या इम्पॉसिबल नहीं हो जाता, तब तक जो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। मेयरली बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट बिकम डिफिकल्ट टू परफॉर्म कांट बी इंक्लूडेड इन द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। केवल इस वजह से कि कॉन्ट्रैक्ट जो है अब वो बहुत डिफिकल्ट हो गया है परफॉर्म करने में, उसके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई नहीं होगा। केवल कोई चीज में डिफिकल्टी आ गई है, किसी चीज को परफॉर्म करने में डिफिकल्टी आ गई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो परफॉर्म ही नहीं हो सकता।
तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया सेक्शन 55 से लेकर के सेक्शन 59 तक, 58 तक। बहुत ही अच्छे तरीके से, सॉरी, 58 तक बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने कवर किया, जिसमें जो सेक्शन 56 था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत सारे जुडिशरी के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, हर जगह पूछा जा चुका है। कम से कम वो अभी तक में 20 से 25 बार पूछा गया है सेक्शन 56 को। तो सेक्शन 56 के अलावा जो बाकी सारे सेक्शंस थे वो तो बहुत इजी थे, केवल अंडरस्टैंडिंग वाली बात थी। बाकी 56 में हम लोगों ने दो तीन इंपॉर्टेंट केस लॉज देखे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो कि याद करना जरूरी है। वो लैंडमार्क केस लॉज थे। तो दोस्तों, आपको अगर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेरीज हो, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सबका आंसर देंगे आपको। और अगर आप इस पीडीएफ को, इस जो नोट्स मैंने बनाया है, उसे आप परचेज करना चाहते हैं, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। केवल 21 रुपीज में आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं इजिली। जिस समय आप पेमेंट करेंगे उसके बाद ही अगर आप स्क्रीनशॉट भेज देते हैं इस नंबर पर, तो आपको तुरंत ही पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में या इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर ज्वाइनिंग मी एंड लिसनिंग मी।